ना, 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 ईयरली 24% ऐसा सबको लगता है। आपको भी लगा ना कि पर मंथ अगर 2% पे कर रहे हैं, तो ईयरली 24% है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको सिर्फ़ इतना पता है कि मेरी जो भी अर्निंग्स है, उससे मैं खाना खा लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। ईएमआई के बर्डन में फँसे होते हैं और इनके घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, एसी है, इनको एसी चाहिए। ये बिना एसी के जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर मिडल क्लास को देख लेते हैं। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और आप सभी का डिस्कस के 30th एपिसोड में स्वागत है। आज पूरे 30 दिन हो चुके हैं, लगभग 1 महीना। मैं रोज़ आपके सामने आता हूँ, एक एपिसोड में एक टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद आप जितने भी लोग 2, 4, 8, 10 लोग जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तहे दिल से उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड शुरू करता हूँ। इमरजेंसी फंड क्या है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इमरजेंसी फंड वो फंड जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों में आपको सपोर्ट करे, वो इमरजेंसी फंड कहलाता है। इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है जो कि रेगुलर नहीं है, जैसे कि किसी महीने में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल से भी ज़्यादा आ गया, होता है कभी-कभी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एसी यूज़ हो जाते हैं घरों में, तो उस महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, राइट? या फिर कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपका जो मंथली खर्चा है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर आपको कहीं जाना पड़ सकता है, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई ऐसा दोस्त आ गया जो कि आपसे बहुत दिन से नहीं मिला और आप उसे गिफ्ट करना चाहते हैं। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, देखते हैं कि कुछ आपको कपड़े एक्स्ट्रा खरीदने हैं जो कि आपका प्लान नहीं था पहले और आपके बजट से भी बाहर की चीज़ें हैं। तो ये सब जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, ये इमरजेंसी फंड से पूरे होने चाहिए और इमरजेंसी फंड आपके पास होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे? और आपको अगर करना है तो या तो आप मन को मारोगे, लेकिन या फिर करना ही करना है तो फिर आप या तो लोन लोगे या फिर कुछ इस तरीके से करोगे। इमरजेंसी फंड के बारे में बड़े ही दुःख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, एक वेबसाइट के मुताबिक हमारे देश के 75% लोगों के पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं इनमें। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये नहीं पता कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। दिस इज़ नंबर 1, जिसमें आते हैं हमारे ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग जो कि बेचारे छोटे-मोटे जॉब करते हैं या मज़दूरी करके अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कैटेगरी 1। सेकंड कैटेगरी होती है लोअर मिडल क्लास, जिन्हें पता तो है और जो पैसे को इकट्ठा करना भी चाहते हैं अपने इमरजेंसी के लिए, पर वो कर नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियली इतनी एजुकेशन है नहीं उनके पास, जिसकी वजह से क्या है, वो अपने खर्चों को ना मैनेज नहीं कर पाते और एक्स्ट्रा खर्चा पहले ही कर लेते हैं, या फिर वो ऐसे ईएमआई के जाल में फंस चुके हैं, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो चीज़ें खरीद चुके हैं और अब उसकी ईएमआई भर रहे हैं। ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है हायर मिडल क्लास। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी है, जिनके पास अच्छे-अच्छे घर हैं रहने के लिए, लंबी-लंबी गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड की तो बात छोड़िए, मंथ एंड में उनकी जब सैलरी आने वाले हफ्ते से पहले का जो हफ्ता होता है, मंथ एंड का जो हफ्ता होता है, उस हफ्ते में उनके पास 1 भी रुपया नहीं होता बैंक में, है ना? शॉकिंग है ये। तो पहले इसी कैटेगरी की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, हायर मिडल क्लास की। ये वो तबका है जिसमें अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में काम करने वाले लोग या फिर छोटे-मोटे अपने बिज़नेस वाले लोग आ सकते हैं, राइट? जो अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कपल भी हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, कपल काम कर रहा है और उनकी सैलरीज़ भी अच्छी हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए पर मंथ उनके बैंक में आते हैं सैलरीज़ के रूप में, बट उनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करना चाहते, पर वो कर नहीं पाते। इसका कारण है, वैसे तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण जो मुझे समझ में आते हैं, इनका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो ऐसा होता है कि हर वीकेंड पे जाके पार्टी करनी ही करनी है। बाहर किसी बार में जाना है, किसी क्लब में जाना है, तो वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये ये लोग आम बात है, इतना तो उड़ा ही देते हैं हर वीकेंड पे। कहीं पे भी अगर जाना है, किसी का बर्थडे है, जो कि आता है, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें किसी न किसी का बर्थडे आएगा ही आएगा हर महीने। उस बर्थडे के लिए इनको महँगे-महँगे प्रेज़ेंट करने होते हैं दूसरे को 20,000 30,000 रुपए के। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो जो एक क्लास मेंटेन करते हैं ये लोग, तो क्लास मेंटेन करने के चक्कर में इनके जितने भी पैसे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और इनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता।
और इनको अचानक से फिर से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो इन लोगों के पास बैंक से लोन लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। देन अगेन उस लोन को पूरा करने के लिए ईएमआई भरते रहते हैं, फिर से कुछ और काम आ जाता है, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की वेडिंग आ गई, कुछ घर का रिपेयरिंग का काम हो गया, कुछ हो गया इस तरीके से। सो ये एक वो कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो होती है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनको पता तो है बेचारों को कि इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है और वो कोशिश भी करते हैं, परंतु कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ईएमआई का जो बोझ होता है ना, बड़ा भयंकर होता है। और वो दूसरी चीज़ ये होती है कि वो हायर मिडिल क्लास की तरह जीने की कोशिश करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं वीकेंड्स पे, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। महंगी चीज़ें खरीदते हैं दूसरों को देख के कि उसके घर में इतना बड़ा टीवी है, मैं भी खरीदूंगा। इतने पैसे तो है नहीं उसके पास उस टीवी को खरीदने के लिए, तो वो क्या करता है, पर्सन उस टीवी को ईएमआई पे ले लेता है। और आजकल का जो बैंकिंग सिस्टम है आप सभी को पता है, आपको एक 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की ईएमआईज़ भी मिल जाती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एक मैंने देखा था कहीं पर कुछ 600 कुछ रुपए की टी शर्ट थी किसी वेबसाइट पर, उस पैसे को भी आप 24 मंथ्स में पे कर सकते हो, अराउंड 30-40 रुपीज़ पर मंथ। इतना मतलब इतना शॉकिंग था वो मेरे लिए जब मैंने ये देखा तो, है ना। खैर टॉपिक पे आता हूँ। तो जो ये लोअर मिडिल क्लास की बात थी, ईएमआई के बर्डन में फंसे होते हैं और इनके घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, एसी है, इनको एसी चाहिए। ये बिना एसी के जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर मिडिल क्लास को देख लेते हैं। इनके जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें से कुछ हायर मिडिल क्लास वाले होते हैं, जो वो आपस में बात करते हैं, तो इनको एसी चाहिए, इनको महंगी वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, इनको महंगे फ्रिजेस चाहिए घर में, इनको किचन अप्लायंसेस चाहिए लेटेस्ट, लेकिन इनकी इतनी इनकम है ही नहीं। ये सारी चीज़ें ईएमआई पर लेते हैं और फिर उसकी ईएमआई भरते इनके पास इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने का समय ही नहीं होता और पैसे ही नहीं होते। तीसरी कैटेगरी, जो कि मुझे बहुत ही दया आती है उस कैटेगरी पे, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बात की थी, जो होते हैं हमारे मजदूर टाइप के लोग बेचारे। उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता और उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान भी नहीं होता। उनको सिर्फ इतना पता है कि मेरी जो भी अर्निंग्स है उससे मैं खाना खा लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। अगर वो लोग बीमार भी हो जाते हैं ना, तो उनके पास कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर की फीस देने को, जो कि छोटे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, जो आसपास के डॉक्टर्स होते हैं जिनकी फीस कितनी 200-300 रुपये होती होगी मैक्सिमम, उन डॉक्टर्स की फीस देने के भी पैसे नहीं होते। तो ये करते क्या हैं ये लोग, जो घर के आसपास के जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जाके ये लोग खुद से ही, फीवर आ गया तो फीवर की मेडिसिन ले आते हैं, कुछ कोल्ड हो गया तो उसकी मेडिसिन ले आते हैं, कॉफ हो गया उसकी मेडिसिन ले आते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि इन लोगों के पास उस बेसिक मेडिसिन को खरीदने के भी पैसे नहीं होते। बड़ा ही शॉकिंग है। तो अब ये लोग क्यों इस चक्कर में फंसे रहते हैं? इनके पास तो कुछ एक्स्ट्रा ईएमआई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इनको क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम होती है? इसका कारण है इनकी इनकम का कम होना। और जब तक इनकी कम इनकम होती है, सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन, देखिए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन चल रही होती है कि जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि किसी महीने मान लीजिए जो अर्निंग मेंबर है घर का, अर्निंग पर्सन है, वो बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो क्या, एक तो उसकी इनकम चली गई, क्योंकि ये लोग ऐसे जॉब्स में नहीं होते जहाँ पर इनको लीव्स मिलती हैं, सिक लीव्स या फिर कुछ इस तरीके की, है ना। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, जितने दिन ये लोग काम करेंगे इनको उतने दिन पैसे मिलते हैं, अदरवाइज काम नहीं करेंगे तो इनको पैसे नहीं मिलते। तो इनकी इनकम एक साइड से बंद हो गई, दूसरी साइड मेडिसिन के खर्चे हो गए। तो उस केस में कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि एक महीने का ओवरड्यू इनके पास हो जाता है, यानी 1 महीने तक कुछ काम ही नहीं कर पाते ये लोग। प्लस जो मेडिसिन का खर्चा है वो एक्स्ट्रा पॉकेट से लगा, जो कि देने के लिए पैसे नहीं है, वो इन्होंने किसी से इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया होता है। क्योंकि अगर 10-20 हज़ार रुपये अगर मेडिकल एक्सपेंस आ गया तो ये खुद से कहाँ से दे पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनके पास क्या होता है, इनके पास कुछ सिविल स्कोर नहीं है, कोई बैंक का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, बैंक तक इनकी अप्रोच नहीं होती जो कि बैंक इनको लोन दे पाए 20-30-50 हज़ार रुपये, है ना। ये लोग क्या करते हैं, किसी प्राइवेट लेंडर के पास जाके, जो आसपास के लोग होते हैं ना, साहूकार टाइप्स, उनसे जाके लोन ले लेते हैं। और लोन ना, वो साहूकार जो है इतना चालाक आदमी होता है, वो इनसे बोलता है कि 2% आपको इंटरेस्ट देना है, बट वो 2% मंथली होता है, ईयरली 24%। ना, ईयरली 24% ऐसा सबको लगता है, आपको भी लगा ना कि पर मंथ अगर 2% पे कर रहे हैं तो ईयरली 24% है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप 2% फिक्स्ड और रिड्यूसिंग दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जो प्राइवेट लेंडर होते हैं इस तरीके के, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 24% ईयरली लेते हैं, जबकि बैंक आपसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो 24%। तो बैंक तो चार्ज करता भी नहीं 24%, वो पर्सनल लोन्स पर 15-16% चार्ज करता है, कुछ केसेस में 17-18%। मैं कहता हूँ अगर बैंक 20% भी चार्ज कर रहा है ना, तो बैंक का जो 20% इंटरेस्ट रेट है वो एक्चुअल में वो रिड्यूसिंग होता है।
इट मीन्स कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो होता है 11.5%, और जो प्राइवेट लेंडर से लिया गया पैसा है 24% फिक्स्ड होता है। इट मीन्स कि वो रेड्यूसिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 42% होता है। शॉकिंग है ना? इनडायरेक्टली ये लोग 42% रिड्यूसिंग पे पैसा पिक करते हैं, इंटरेस्ट रेट पर पैसा पिक करते हैं, जो कि इन लोगों के लिए पे करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत मुश्किलें होती हैं इन लोगों को उस पैसे को पे करने में। अगर मान लीजिए इन्होंने 20,000 एक साथ पैसे को पिक किया है किसी से और वो पैसा खर्चा हो गया, और उसका हर महीने ये सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट बैंक से हम जब पैसे लेते हैं तो उसकी एक EMI कैलकुलेट हो जाती है और इंटरेस्ट के साथ हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी पे हो रहा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा होता है इन लोगों के द्वारा, और जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे ही नहीं हो रहा होता। तो वो इनके लिए 1 साल के बाद भी बड़ा मुश्किल होता है पे करना। तो इस तरीके से इनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरी नज़र में जो ये तीनों कैटेगरीज़ हैं, तीनों अपने अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं, जितना भी इनसे हो पाता है। 200, 400, 500 रुपये जो बेचारे लोअर क्लास के लोग हैं जो कि छोटी मोटी जॉब करते हैं, 200, 400, 500 रुपये जितना भी कर पाते हैं वो एक साइड में एक डब्बे में, या बैंक अकाउंट आजकल तो सभी के पास है, उसमें डालते रहें साथ में, और ये कसम खा लें कि उस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि कुछ इमरजेंसी ना हो, रियल इमरजेंसी ना हो, राइट। और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, वो यार EMI वगैरह पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, खरीदना बंद करो, है ना। और कान पकड़ लो कि आगे से कोई भी चीज़ इंटरेस्ट पे नहीं खरीदनी है, EMI पे नहीं खरीदनी है ना। तो वो जो पैसे जो भी आपके बचेंगे, जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उससे एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जा सकता है। और जो तीसरे लोग हैं जो कि हायर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग अपने जो बेकार की पार्टियां हैं वो छोड़ के अपना एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना तो ऑथोराइज्ड हूँ, ना ही प्रोफेशनल हूँ। तो जो ये मैंने चीज़ बताई है कि इमरजेंसी फंड को क्रिएट करें, कैसे करें, थोड़े थोड़े पैसे बचा के करें, ये बॉस ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। अगर मुझे करना होता तो मैं इसी तरीके से अपने खर्चों को कम करके एक साथ साइड में पैसे को इकट्ठा करता। आपका जो मन कर रहा है जिस तरीके से करिए, आप किसी प्रोफेशनल की सलाह ले लीजिए, पर हाँ, थोड़े पैसे ज़रूर इकट्ठे करिए। तरीका कोई भी हो, आपका जो भी ऑथराइज्ड एडवाइज़र है वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि किस तरीके से इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना है, आप ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप आज पैसे को बचाएंगे तो पैसा आपको कल बचाएगा, और ये मैं बहुत सारी वीडियोज़ में अपने बोल चुका हूँ ऑलरेडी पहले, है ना। बस काफ़ी लंबी हो गई आज की वीडियो। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।